बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। ज़िंदगी में सर्द गर्म होता रहता है, यानी कि कभी तबीयत अच्छी होती है, कभी तबीयत ख़राब होती है। लेकिन आजकल मौसम की वजह से कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि बहुत कॉमन हो रही हैं। कोशिश करेंगे उस हवाले से आज बात करें, और आज बात करने का मकसद एक और बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम लोग अपने तरफ से सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नज़ला खांसी हो गया और आपने कोई दवाई ट्राई की, वो आप किस मिकदार में ट्राई करते हैं। आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल कॉफ़ सिरप है, अगर आपने वो ट्राई किया और वो सही नहीं होती है खांसी, और आप हमेशा कभी कभार ये भी सोचते होंगे कि अगर इतना कुछ ट्राई कर लिया उसके बावजूद सही नहीं हो रहा, तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। नज़ला, खांसी, पेट का दर्द, प्लस देन फिर वो जब वायरल आता है, मीज़ल्स तो टाइफॉइड तो चिकन पॉक्स, आजकल क्या इन है उसके हवाले से ज़रूर बात करेंगे। मौसम भी ख़राब है, पानी भी ख़राब है, गंदगी भी बहुत सारी है। अब अपना बचाव कैसे करना है इन केस किसी के साथ ऐसा वाक़या हो जाता है, अगर कोई बीमार हो जाता है, तो आपने ऐसा क्या किया दैट वेंट रॉन्ग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगली दफ़ा आप कभी नहीं करते। हमारे यहाँ एक्सपायरी वाले एक्सपायर्ड मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। ओवर द शेल्फ काउंटर पे जाके फार्मासिस्ट को बोला जाता है गले में ना अजीब सा दर्द है, आजकल कौन सी दवाई खाई जा रही है, जो दवाई सबसे ज़्यादा बिक रही है वो मुझे दे दो। भाई आपका अपना सिस्टम है, क्या पता आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो, आपको किसी चीज़ सूट ना करे, क्या पता आपको जो लग रहा है कि कोई मसला है वो मसला नहीं कोई और मसला हो। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। हमेशा एक बात ज़रूर कहते हैं, चाहे कोई हर्बलिस्ट आए या कोई भी डॉक्टर आता है, हम हमेशा एक बात ज़रूर कहते हैं कि अगर आपका मसला आपको लगता है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, गो एंड विजिट अ डॉक्टर, इज़ द सेफेस्ट चॉइस। अपने तरफ से ज़्यादा ढेर होशियार ना बनिए, ख़ास तौर पे वो लोग जो एंटीबायोटिक्स अपनी मर्ज़ी से खा लेते हैं। प्लीज़ खुदारा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से हरगिज़ ना करें। इट इज़ नॉट टू बी यूज़ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ये तमाम बातें हमारी चलती रहेंगी। आज बहुत सारी नसीहतें वसीयतें करूँगी, ख़ास तौर पे वो माएँ जो कि बच्चे बीमार होती हैं और परेशान होती हैं। यकीन जाने हम सब वो उस वक्त कहते हैं अल्लाह मेरे बच्चों को क्यों बीमार किया, हमें कर देते। इट्स ईज़ियर टू मैनेज आवरसेल्व्स। अपने आप को संभालना ज़्यादा आसान है अपने बच्चों को संभालने से ज़्यादा, एज़ वेल एज़ मियाँओं को ज़्यादा संभालने से बेहतर है ख़ुद बीमार हो जाएं। तो इसलिए आज डिस्कस ज़रूर करेंगे कि बड़ों को क्या क्या बीमारियाँ लग रही हैं, छोटों के लिए क्या क्या बीमारियाँ लग रही हैं और उनके क्या तदाबीर हैं। छोटे बच्चे के लिए जो चीज़ें आप करते हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, उनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। कहते हैं ना, छोटे बच्चे या बूढ़े, उनका इम्यून सिस्टम भी उस किस्म से होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हम बड़ों का फिर भी काफ़ी वक्त तक हम संभल जाती हैं, हमारी जो तबीयतें होती हैं। बातें तो बहुत सारी करते रहते हैं हम, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे मैं भाग के जाती हूँ। आप कहीं ना जाएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक आफ्टर अ लिटिल ब्रेक। लेकिन ब्रेक के बाद आप मिलेंगे हमारे बहुत ख़ास मेहमानों से, और आज के मेहमान जो हैं बहुत एक्सपर्ट्स हैं। सो स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे दो मेहमान आ चुके हैं। वो दो मेहमान कौन है, मुलाकात करवाते हैं। चूँकि आज हम बात करें बीमारियों के हवाले से, बड़ों में क्या बीमारियां पाई जाती हैं और फिर बच्चों में क्या बीमारियां पाई जाती हैं। आजकल कॉमन क्या है, वही कहते हैं ना आजकल व्हाट्स इन फैशन की तरह ना, बीमारियां भी क्या इन है क्या नहीं इन है, और जो इन है खुदा ना खास्ता अगर वो इन हो जाए घर के अंदर तो क्या करना चाहिए, उससे परहेज़ कैसे किया जाए, बहुत सारे सवालात जो मालूम करेंगे। सबसे पहली मेहमान, शी इज़ अ क्लिनिकल डाइटिशियन एट AKU। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव मोती खान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार नाम है वैसे, आई हैड टू कॉम्प्लीमेंट ऑन एयर। थैंक यू। साथ ही हमारे साथ हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त जनरल फिजिशियन है, पहले भी आ चुकी हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर फरीदा अमीन। कैसी हैं डॉक्टर फरीदा? आई एम गुड, थैंक यू। डॉक्टर फरीदा, आप लोग तो हमेशा इन रहते हैं, हमेशा इन डिमांड रहते हैं। बिल्कुल। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, मुझे पहले बताइए, बीइंग अ डॉक्टर आजकल किस किस्म की बीमारियां बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास आ रहे हैं लोग लेकर? राइट, बीइंग अ फैमिली फिजिशियन आई फील कि एक तो हम लोग हर एज ग्रुप्स को क्योंकि देखते हैं, तो बहुत वैरायटी ऑफ बीमारियां जो है वो हम सुबह से शाम तक देखते रहते। और उसमें अगर अडल्ट्स में मैं सिर्फ बात करूं तो अडल्ट्स में व्हाट इज़ इन एंड व्हाट इज़ आउट, आई थिंक हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ आउट, और इन है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट इश्यूज़, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी मतलब मोटापा, और उस पे से भी सबसे ज़रूरी बात यह है कि डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, डिप्रेशन।
और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि बीमारी तो नहीं है, जिसके ऊपर मैं आप ही का सवाल करूँ, डॉक्टर ज़रा बताइए, इज़ इट रियली अ बीमारी डिप्रेशन? डिप्रेशन बीमारी एक तो सबसे पहले कि ये इसको सोशली इतना हम स्टिग्मेटाइज करते हैं कि हम जैसे ही अगर पेशेंट को कहते हैं कि यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट, तो सबसे पहले तो उसका सवाल होता है डॉक्टर आपको लगता है मैं पागल हूँ? मतलब आप ये समझ रही हैं कि मैं सब ऐसे ही ये सब बता रही हूँ आपको, ये कुछ मुझे होता नहीं है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ लोगों को कि देखें जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, जो लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे अगर बॉडी एक्स हो रहे हैं आपको, ठीक है, पूरे जनरलाइज्ड आपको जिस्मानी पेन हो रहा है, जिस्मानी दर्द होते हैं, और आपको अगर हम ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये आपको स्ट्रेस रिलेटेड हो या डिप्रेशन रिलेटेड हो, तो आप ये ना सोचें कि डॉक्टर का कहने का मतलब ये है कि आप ये खुद सब जनरेट कर रहे हैं या ये खुद आप बना के बोल रहे हैं। It actually happens to you. You are absolutely right because once you are getting into the category of overweight, overweight अगर कोई patient या कोई in school going बच्चा भी अगर overweight हो जाता है, the people who used to say them कितना मोटा क्यों हो रहा है ये, तो वो depression खुद ब खुद आना शुरू होता है when somebody starts pinching you on कि वजन ज़्यादा है, ऑब्वियसली अगेन फिर फैमिली के अंदर ये चीज़ आ जाती है, दे डोंट अंडरस्टैंड, पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, हम उनको क्या खिला रहे हैं, वर्कआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों का। हेल्दी लाइफस्टाइल डज वर्क्स अ लॉट, बट इट नीड्स टू बी डिसमिनेटेड कि काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट। अगेन आई टोटली एग्री। अच्छा, अब ना लेट्स टेक वन थिंग एट अ टाइम, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होंगी तो हम कोशिश करेंगे एक तो एज ग्रुप को भी साथ लेकर चलें, साथ साथ वन डिजीज़ एट अ टाइम लेकर चलें। अगर अभी तो आपने बड़ों का बताया, बच्चों में सबसे ज़्यादा क्या किस किस्म की बीमारियाँ पाई जा रही हैं? देखिए बच्चों में तो अक्यूट जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वो सबसे कॉमन होती है, और इन्फेक्शियस डिजीज़ में जैसे कि गला ख़राब, नज़ला, बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ आजकल कॉमन है, खांस रहे बच्चे, सूखी खांसी उनको, या रात में सोते हैं तो खड़खड़ की आवाज़ आती, नाक बंद रहती, दिस इज़ वेरी कॉमन है ना। और इसके अलावा फिर ऑन द अदर एंड वी हैव मैल न्यूट्रिशन, मतलब वेट कम है, बच्चा खाता नहीं है, और दूसरी तरफ मोटापा है कि बच्चा जंक खा रहा है और मोटा हो रहा है और फिजी ड्रिंक्स पीता है और उसकी वजह से, है ना। तो मतलब वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, एक बिल्कुल इस एक्सट्रीम पे है तो बेचारे वो मोटापे ज़्यादा खाने की वजह से परेशान है, तो एक वो लोग हैं जिनके पास खाने को ही नहीं है, दूध ही नहीं है। And on both ends, yes, she is right because both end पे malnutrition is there. Yeah. Either underweight or overweight, दोनों में malnutrition है। अच्छा, इस पे हम elaboration ज़रूर चाहेंगे, लेकिन एक बात I'm sure you'll agree with me, अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूट्रिशन की, तो बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं है, दैट इज द रीजन हम एक्सट्रीम्स पे फॉल कर रहे हैं। बिल्कुल, एम आई राइट? बिल्कुल। अब मैल न्यूट्रिशन आपने कहा, जो इंसान ओबीस है, जो मोटा है, अपने ओवरवेट है, उसमें भी मैल न्यूट्रिशन है, वो क्यों है? एक्चुअली हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम कैटेगरी देख रहे हैं अंडरवेट को, तो अंडरवेट कैसे है, एक तो जेनेटिक्स इन्वॉल्व है, अगर पेरेंट्स कम वजन के हैं, दुबले हैं, तो दे विल बी लाइक अंडरवेट, ठीक है। लेकिन अगर उसको मल्टीपल इन्फेक्शंस, फीवर, फ्लू रहता है, बीमारी हर मल्टीपल मंथ्स में कुछ ना कुछ सीजन चेंज हुआ, हाँ एग्जैक्टली, तो दिस इज अनदर कॉज ऑफ मैलन्यूट्रिशन। क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी डाइट वो प्योर ऑर्गेनिक नहीं ले रहे, दैट दे शुड हैव। स्कूल गोइंग बच्चे हैं, दे विल ग्रैब एनीथिंग फ्रॉम कैफेटेरिया एंड हैव इट, लाइक कुछ भी ड्रिंक्स हो सकती हैं, एनी काइंड ऑफ फ्राइड, यस। दूसरा फिर उसमें मैल न्यूट्रिशन आपको डेफिशिएंसीज तब दिखेंगी जब वो किसी एक बीमारी में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल खुदाना खास्ते जैसे हेपेटाइटिस, जॉन्डिस हो गया बच्चों को, क्यों हो गया? दे हैड सम यू नो द सोर्स पोल्यूटेड पानी है या आपका अनहाइजीनिकली हैंडल्ड फूड है, वहाँ से जब जॉन्डिस आता है फिर लैब्स करवाई जाती हैं, देन यू केम टू आप कि हाँ विटामिन बी भी कम है, हीमोग्लोबिन भी गिरा हुआ है, विटामिन डी भी कम निकला, एटसेट्रा। तो ये इस तरह से मैल न्यूट्रिशन की आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, मुझे बताएं, एक वो बच्चा, एंड यू डॉक्टर फेदा मुझे आप भी बताइएगा, अगर कोई एक बच्चा है जो कि ओवरवेट है, ऐसा हो सकता है उसका हीमोग्लोबिन कम हो या उसके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी? बिल्कुल पॉसिबल है, यानी कि वो खा रहा है और खा रहा है गलत, एक्चुअली उसकी बॉडी की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उसकी कंपोजिशन जो होनी चाहिए वो अपने बीएमआई से बाहर निकल रहा है, दैट इज ओवरवेट, ओबेसिटी क्लास 1 2 3 व्हाटएवर यू वंस यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट। फिर उसमें बीमारियां और आएंगी क्योंकि ज्यादा वजन इज एन इंडिकेटर ऑफ डिफरेंट डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर्स आल्सो। अगेन सो बॉडी जब एक बिल्कुल एबनॉर्मल मैकेनिज्म में चली जाती है तो कैंसर फैट बनाने लग जाती है। बिल्कुल, एबनॉर्मली फैट इज डेंजरस, वेरी डेंजरस, एंड इट लीड्स टू मैलन्यूट्रिशन अगेन इन ओवरवेट। अब जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जिस तरह के भी डॉक्टर फरीदा ने हमें पॉइंट आउट किया इज एलर्जी। हर वक्त एलर्जी, मैं तो कहती हूँ बच्चों को अराउंड द ईयर 12 के 12 महीने आप एंटी एलर्जी देते, मुझे लगता है वो भी अब काम नहीं करती हैं डॉक्टर फरीदा। एक्चुअली आई थिंक टू माय नॉलेज दे सप्रेस द कंडीशन एंड देन लेटर ऑन अब छोड़ते हैं तो वो दे। हाँ, ये एलर्जीज जो है ना, एक तो
तो अगेन मतलब मुझे हर लेवल पे ऐसे लगता है कि पेशेंट काउंसलिंग में हम बहुत लैकिंग है। हमारी डॉक्टर्स पेशेंट्स को बताते नहीं है क्या प्रॉब्लम है, क्यों मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। डायग्नोसिस देने हम इतना डरते हैं पेशेंट को, जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा अगर उसको पता चल जाएगा। एंटी एलर्जीज आपको प्रिस्क्राइब कर देते, छोटे बच्चों को भी आपने 3 महीने की दवाइयां। सबसे पहले तो देखिए आप कंडीशन के बारे में पेशेंट को एक्सप्लेन ही नहीं करते ना। अगर आप पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि देखिए एलर्जीज आर लाइफ लॉन्ग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यस, अनफॉर्चुनेटली लाइफ लॉन्ग होती है एलर्जीज। ऐसे नहीं होता कि एलर्जीज ख़त्म हो जाए तो कभी भी ना आए, यूजुअली ऐसे नहीं होता है। इट डज कम बैक, कभी किसी सूरत में, कभी किसी सूरत में। लेकिन आप उसको सप्रेस करते हैं, यू मैनेज योर एलर्जी। फॉर द टाइम बीइंग आप उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। द अदर थिंग इज कि जिस चीज़ से एलर्जी है ना उसको आपको हटाना बड़ा ज़रूरी है, लाइफ से ही निकालना ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे अगर इट कैन बी डाइट, इट कैन बी डस्ट, एनी काइंड ऑफ। अच्छा, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुझे ब्रेक पे जाना है। एलर्जीज़ के हवाले से आई एम श्योर मैं पूरा एक शो 2 घंटे का भी करूँगी तो वो कम होगा, लेकिन आई रियली वांट कि हम उस पर ज़रूर बात करें। इसका एक तो आइडेंटिफाई सिम्टम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज़ एलर्जी। सेकंड, उसके बाद अब उसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द क्योर, हम क्या करें एंड क्या ना करें, क्योंकि एक बहुत अजीब सी मुश्किल है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एलर्जी के बारे में, विच इज़ अ न्यूसेंस, दैट्स व्हाट आई फील। बहुत ज़्यादा न्यूसेंस है जिसको हैंडल कैसे करना है। कभी कभार सीरियसली इवन मुझे तो बहुत गुस्सा आता है कि मेरे छोटे, मुझे लगता है हर वक्त ही बीमार रहते हैं। तो मुझे बताएं डॉक्टर फरीदा कि एलर्जी की सिम्टम्स क्या होती हैं और फ्लू में क्या फ़र्क है। अच्छा देखिए, एलर्जी जो है ना वो कोई भी रीजन की हो सकती है। फॉर एग्जांपल ENT मतलब ईयर नोज थ्रोट की एलर्जी है ना, मतलब साइनसाइटिस है, नाक बंद रहती है, नज़ला आता रहता है, छींकें आती हैं, गले में खराश फील होती है, कान बंद हो जाते हैं, डेफनेस का प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको सुनाई कम देता है। ये सब चीज़ें नाक कान गले की एलर्जीज़ हैं। आँखों की एलर्जी, आँखों से पानी आता है, रेडनेस हो जाती है, सूज जाती है, स्टाई हो जाता है कई। स्टाई इज़ नॉट एलर्जी, स्टाई इन्फेक्शन होता है। ओके, दैट्स एन आई इन्फेक्शन। दैट्स एन इन्फेक्शन। तो आपकी मतलब चिपके चिपकी सी आंखें रहती हैं, रेडनेस, ठीक है, तो आँख की हो गई। देन स्किन पर जैसे वो कहते हैं धदोरे से निकल आते हैं, अर्टिकेरिया जिसको कहते हैं, बड़े बड़े पैचेस पर जाते हैं, दैट्स स्किन एलर्जी। लंग एलर्जी की बात करूँ तो एस्थमा, दमा इज़ लंग एलर्जी, जिसमें खांसी होती है, सूखी खांसी, सांस फूलता है अगर आप ज़्यादा चलें, रात में सीटी की आवाज़ें आती है सांस से। तो बहुत वैरायटी ऑफ सिम्टम्स के साथ एलर्जीज प्रेजेंट करती हैं। तरह की एलर्जीज हो सकती हैं, डिफरेंट एलर्जीज। और फ्लू क्या है? फ्लू इज़ एन इन्फेक्शन। फ्लू को आमतौर पे जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, फ्लू एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस। वो अगर आपको इन्वायरमेंट से लग जाए तो उससे आपको फ्लू का एक इन्फेक्शन होता है जो कि एलर्जी की तरह लगता है। लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी एलर्जी हो उनको फ्लू भी फिर बहुत बुरा होता है, बहुत एक्सट्रीम होता है, फिर वो ख़त्म नहीं होता एक दफ़ा होके, तो 3-4 हफ्ते तक उसके सिम्टम्स हल्के हल्के से चलते रहते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अच्छा, नाउ लेट्स अज्यूम एक बच्चे को नज़ला खांसी हुआ है और बुखार भी है और हम दवाइयाँ तो ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब तो नहीं करवाऊँगी, पूरी दुनिया जो है वो भी प्रिस्क्रिप्शन लेकर फ़ौरन पहुँच जाएगी और वही दवाइयाँ ट्राई कर लेगी। वो ना वन शू फिट ऑल अप्रोच, वी डोंट वांट टू डू दैट। लेकिन डाइट के हवाले से बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो मुझे अगर मैं आपसे पूछूँ, अगर हम एक बच्चे की बात करते हैं, अज्यूमिंग अ टॉडलर टू अ चाइल्ड, और उसको इस तरीके से फ्लू हुआ है, नज़ला भी है, खांसी भी, एलर्जी के साथ कंबाइन होकर एक्सट्रीम पे चला जाता है, डाइट का बताइएगा और फिर डॉक्टर साहब की तरफ आएंगे तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि नेबुलाइज कब करना चाहिए और स्टीम कब लेना चाहिए। जैनी, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि किसी भी सीज़न में अगर फ्लू है, फीवर है, इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा की एलर्जी की बात हो रही है, तो जब इन्फेक्शन हो रहा होता है या फ्लू स्पेसिफिकली, तो उसमें पानी और फ्लूइड का इंटेक बहुत ज़्यादा है। पानी बहुत ज़्यादा पानी, हॉट फ्लूइड्स लाइक फेयर सूप्स हैं, वेजिटेबल या चिकन या जो भी आप प्रोटीन के सोर्सेज है। ऑल्दो सूप्स आर नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट अगेन उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स इतने अच्छे होते हैं कि वो हॉट फ्लूइड्स जो है ना अंदर आपको सूदिंग होता है। एग्जैक्टली। फिर उसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा करें नेचुरली, नॉट दैट कैन फ्रूट्स। हमारे यहाँ करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल कीनू आए हुए तो कीनू ना खाना या स्ट्रॉबेरी खट्टे, इतना बड़ा इट्स अ वेरी बिग मिथ, यू नो। प्लीज़ बताएं। कीनू एंड ऑल सिट्रस फ्रूट्स आर या वेजिटेबल्स हमारे पास जितनी होती हैं कि आलू नहीं खाएं एटसेट्रा, जो भी मिथ्स बने हुए हैं, फ्रूट्स आर ऑल रिच इन विटामिन C, स्पेशली दीज सिट्रस फ्रूट्स।
and they prevent these condition of flu. तो इनको तो better जरूर to खाएं। have them. Yes, better to have them with your meals. अगर बच्चे क्योंकि फ्लू में खाना भी नहीं इतना खा रहे होते, तो better to give them 2 to 3 4 fruits in a day. फ्रूट शेक्स में बना दें या उनको सैलड में बना दें, फ्रूट योगर्ट बना दें, बट डू गिव देम जो सीजनल फ्रूट होगा वो ज़रूर देना है। प्लीज टेल मी वन थिंग, ये नज़ला खांसी होता है तो क्या दही नहीं खा सकते हैं? इट्स अगेन अ मिथ कि तासी ठंडी नो, होती इट्स अ है। मिथ। यू कैन हैव योगर्ट, लस्सी, Dr. योगर्ट, हॉट मिल्क। मैं अपने पेशेंट्स को आम ज़बान में हॉट मिल्क एंड लस्सी अगेन हॉट मिल्क एंड लस्सी। जब वो मुझसे पूछते चावल और केला, चावल, केला, दही, है ना, ये 3 चीज़ें बड़ी बेचारे बदनाम है। जब वो मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो नहीं खाना ना, तो मैं कहती हूँ देखें ये जो सारा खाना है ना आपके मैदे में जाएगा, आपके फेफड़े में नहीं जाएगा। तो फेफड़े में एलर्जी है तो जो चीज़ मैदे में डालनी है वो तो डालें ना। बिल्कुल अगेन मैं इस तरह समझाती हूँ बिकॉज अच्छा देखिए कुछ लोगों को ना प्रॉब्लम वाकई एलर्जी किसी स्पेसिफिक चीज़ से हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन जनरलाइज ना करें। पीनट से एलर्जी हो गई, सोया मिल्क से, कुछ भी कंपोनेंट हो सकता है। Tell me something. The saying that there's a saying they say कि feed the cold and starve the fever. बिल्कुल। Do you agree with it? Yeah, I do because you need to save your body in 2 mechanisms. आपकी बॉडी को एक तो हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो फ्लश आउट भी करता है। एग्जैक्टली। अगेन आप जब क्लेंस करते हैं ब्लड को, जो एंटीऑक्सीडेंट डाइट जिसे समझिए, डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स डाइट बड़ा फेमस हुआ है आजकल। इट्स ऑल योर फ्लूइड एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल थिंग्स, स्पेशली इन दिस कंडीशन। वैसे सवाल तो भी यहाँ बिल्कुल भी नहीं बनता, लेकिन अब आपने छेड़ दिया तो एक सवाल जरूर पूछूंगी, आर यू ओके विद डिटॉक्स? आई डू, येस आई डू, बट अगेन आपके जो अगर मैकेनिज्म थोड़ा सा देखें है क्या, इफ़ यू टेक 8 to 10 glasses of water a day, plain water, or either you can squeeze a lemon into it, it's a detox water. And with that, if you are having 2 to 3 bowls of salad in full day, तो ये आपकी ऑलरेडी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ चले जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिर्फ नींबू वाला पानी पूरे दिन अगर फॉर एग्जांपल पीते भी तो एसिडिटी बढ़ नहीं जाएगी बॉडी के अंदर? इट डजंट, क्योंकि वो डाइल्यूटेड है। Lemon is diluted in water, so it is not going to give you a lot of acidity, etc. It even prevents acidity. It does. Yeah. तो ये आप कर सकते हैं। So you can go detox water में जो components है, mint है, ginger है, lemon है, अगेन एनी फ्रूट या बीटरूट या कैरेट्स आप डाल दें या उसमें आप ऑरेंजेस डाल दें, दे आर ऑल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, दे आर क्लेंजर्स ऑफ योर ब्लड। सो इफ़ यू वांट टू हैव देम पुट इन द वाटर एंड हैव इट। बाकी जो मुझे आई हैव सीन पीपल हु आर थ्रोइंग अवे द इंग्रेडिएंट्स दे हैव एडेड अप इन वाटर, सो बेटर नॉट टू थ्रो देम आउट, यू कैन ईट देम। बिल्कुल, यू कैन ईट देम। अच्छा, अगर हम इसी बात को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट कर लेंगे क्योंकि सब टाइटल तो नहीं चल रहा। हाँ बिल्कुल। तो हमने पानी के अंदर क्या क्या डालना है अगर आप बता दें? पानी में अगर आप जिंजर डालते हैं 1 टेबलस्पून ग्राइंड करके, विद दैट यू कैन ऐड अ स्क्वीज ऑफ फुल लेमन, मिंट लीव्स थोड़े से डाल लीजिए, मिंट लीव्स थोड़े से डाल लीजिए, पुदीना के पत्ते डाला, नींबू डाला, बिल्कुल, अदरक डाल दिया, हनी डाल दिया 1 टेबलस्पून। अगेन फिर इफ यू कैन ऐड अप खीरा डालने की जरूरत है? खीरा डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। इफ यू कैन ऐड अप खीरा, खीरा इज अगेन गुड कंपोनेंट, नेचुरली रिच इन जूस या उसको डाल के ऐड करके पिया है? इट विल, मैंने तो पिया है। ये बड़ा मुश्किल खीरा पानी में डालें, अगर बिल्कुल अगर कम डालें तो चल, बट अगर खीरा पानी में डाल देंगे तो वो नेचुरली थोड़ा सा क्रिस्प हो जाएगा पानी की वजह से, लेकिन यू कैन ईट इट, आप खा लें इसको, ऐसे ही खा लें, डोंट वेस्ट इट। खीरे के अंदर बहुत ज्यादा पानी, वाटर कंटेंट, इसको आप रात में ये सब चीजें पानी में डाल के इन लीटर ऑफ जग ऑफ वाटर आप डाल के उसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दें और पूरे दिन नेक्स्ट डे आप उस पूरे पानी को खत्म करने की कोशिश करें। अच्छा, पानी आपने कहा फ्रिज में रख ले, ठंडा पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए? इट्स अप टू यू, यू कैन हैव इट एनी टाइम, कोई भी टेंपरेचर ले लें। जी बिल्कुल। सीरियसली बीमार नहीं होते, मोटे नहीं होते, जिस्म नहीं फुलाता है? ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी मिथ है? बेटर नॉट टू, बिल्कुल। ओह माय गॉड, देखिए आज कितनी सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं। आई वाज अंडर द इंप्रेशन दैट ठंडा पानी या बर्फ खाने से जिस्म फूलता है। कैसे हो सकता है? आप सोचिए ना, वो कैसे बॉडी मतलब मेल्ट होती है ना, कॉमन सेंस है ना, मेल्ट होके पानी बन के वो जिस्म कैसे फुला सकता है? हाँ, इट कैन गिव यू, तो नहीं हो सकता, गला खराब है। मतलब आप वो कहें मेरा जिस्म गैस से फूल रहा है क्योंकि वो जो है वो बर्फ में से गैस निकल रही है, वो फ्रिज की गैस उसमें है, वो गैस से मेरा मतलब अजीब लॉजिक ऑफ गैस थिंग, गैस क्यों होती है? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हमारी अपनी मिस्टेक्स होती हैं, बिकॉज गैसेस क्यों हो रही होती हैं? एक्चुअली हम खाना इतनी तेज़ी से खाते हैं, वी इंजेस्ट या कह सकते हैं इंजेक्शन, हम लोग एक्चुअली एयर ले रहे होते हैं मुंह के अंदर, तेज़ी से खाते हैं ना तो एयर अंदर जाती है, और जब आप तेज़ी से खाते हैं यू ईट अ लॉट, यू ईट द मोर फूड ऑफ द पोर्शन, तो आप ज़्यादा खाना खाते हैं, एयर गेट्स इनसाइड और फिर वो ब्लोटिंग और गैसेस हो जाती हैं।
ओवर ईट करेंगे अगेन गैसेस होंगी, कम कम खाएं, हौले खाएं, आराम से खाएं, खाना च्यू करके खाएं। आप ही के प्लेट में कोई नहीं ले रहा, खाना प्रॉपर च्यू करके खाएं, यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी। मसला ये मानते भी नहीं लोग, अगर आप कहें ना कि आप ज्यादा खाते हैं या कितना, तो वो कहेंगे इतना सा, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे वेट बढ़ रहा है, अनलेस दे कम अप विद द प्रैक्टिस कि हाँ हमने ऐसे स्लो खा के देखा और वी गेट रिड ऑफ द गैसेस। वाओ, ये भी होता है। दैट्स अमेजिंग। ये गैसेस का मसला, तो ये गैसेस का मसला आपको यहाँ से आपको हल हो जाएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। डॉक्टर फरीदा मुझे बताइए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेबुलाइजिंग एंड स्टीमिंग। अब जब ड्राई कॉफ हो या जब म्यूकस वाला कॉफ हो, इन दोनों की थोड़ी सी ट्रीटमेंट बताइएगा, क्योंकि हम परेशान हो जाती हैं मदर्स कि आप इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर एक कॉफ सिरप पिलाया फॉर अ ड्राई कॉफ, तो वही कॉफ सिरप क्या हम म्यूकस वाले कॉफ के लिए पिला सकते हैं? बिल्कुल, ये जरूर बताइएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगैन। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल छोड़ के गई थी कि आखिर ये ड्राई कॉफ और जो म्यूकस वाला कॉफ है उसकी जंग में क्या करना चाहिए, साथ ही नेबुलाइजिंग एंड स्टीमिंग, व्हाट डू यू प्रेफर? वैसे देखिए, सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है बात को कि स्टीमिंग क्या होती है और नेबुलाइजेशन क्या होती है ना। स्टीमिंग तो जनरली जो हम गर्म पानी की स्टीम देते हैं बच्चों को, या फेशियल का जो एक मशीन आता है उससे स्टीमर से देते हैं ना। दूसरा जो है वो नेबुलाइजेशन की एक स्पेसिफिक मशीन होती है, नेबुलाइज़र कहते हैं उसको, वो आम 2-2.5 हज़ार में अवेलेबल अब हो गई है चाइना के से। तो वो उसमें क्या होता है कि आप मेडिसिन्स डालते हैं और मेडिसिन्स की जो है वो एक तरह से स्टीम आप देते हैं। तो स्टीम इज़ विद जस्ट सिंपल वाटर, और यू कैन ऐड, जैसे लोग बाम डाल देते हैं उसमें या इस तरह। और नेबुलाइजेशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट क्योंकि उसमें मेडिसिन्स होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो स्टीम जनरली अगर नाक बंद रहती है या एलर्जीज रहती है तो स्टीम तो हर किसी के लिए अच्छी है, लेकिन सिर्फ स्टीम में ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर आप बच्चे को देते और आप गर्म पानी का एक मतलब पतीला रख के उसके साथ रख देते हैं और खुदा ना खासा उसको कोई बर्न इंजरी हो जाए, तो इससे ख्याल रखें कि एक इतनी सी चीज़ के लिए कहीं उसका बेचारे का कोई इशू ना। डॉक्टर फरीदा, डोंट यू थिंक अगर स्टीम करके आप जैसे ही लाइक दूसरी तरफ जाते हैं, अगर पंखा खुला हो या अदरवाइज भी, तो एकदम से वो सर्द गर्म होता है, तो उससे तो वो हम स्टीमिंग देते गलत तरीके से ना, वो जो एक पूरा जो ब्लैंकेट डालते हैं वो सब करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल सामने रख के उसकी आप भाप लेते रहें, दैट्स इनफ फॉर यू। या जैसे एसी में भी जो ह्यूमिडिफाइड एयर होती है तो वो भी सेम काम करती है। बेसिकली अंदर जो ड्राइनेस हो जाती है ना, उसको आपने ज़रा सा मॉइस्चराइज करना होता है। एक साइड पे अगर आपने केटल खोल भी देंगे, इवन दैट्स ओके कि आप साइड पे बच्चे से दूर रख दें ताकि बच्चा उससे दूर रहे, इतना करीब आने की जरूरत नहीं है। बीइंग अ गर्ल, मुझे एक और भी एक इशू जो हमेशा मुझे तो बहुत होता है कि अगर इफ आई टेक स्टीम तो मुझे होता है कि मुझे पिगमेंटेशन ना हो, क्योंकि स्किन के पोर्स खुल जाते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, इतना रेगुलरली तो आप लेते भी नहीं ना स्टीम। अब जैसे नज़ला हो गया तो 2-3 हफ्ते आपने यूज़ किया एंड देन यू कैन जस्ट लीव इट, है ना। आपको बहुत ज़्यादा इस तरह कंटिन्यू फॉर मंथ्स एंड मंथ्स तो करने की ज़रूरत भी नहीं ना। दूसरा, नेबुलाइज़र से जो है वो एक अगैन डर होता है लोगों को कि पता नहीं आदत पड़ जाएगी, ये क्यों दे रहे हैं बच्चे को, बहुत बीमार है बच्चा इस वजह से दे रहे। ऐसा कुछ नहीं है। अब एलर्जीज़ इतनी कॉमन हो गई है कि खांसी चाहे प्रोडक्टिव मतलब बलगम के साथ हो रही हो या बलगम के बगैर यानी ड्राई कॉफ हो रही हो, दोनों ही केस में नेबुलाइज़र इफेक्टिव होता है। नॉर्मल सलाइन एक नमक वाला पानी होता है, अगर आप वो नेबुलाइज़र में डाल के दें तो वो उतना ही यूज़फुल है जितना कि स्टीम है। इट्स जस्ट द सेम। वो एक ठंडे पानी की नेबुलाइजेशन है नॉर्मल, और वो जो है गर्म पानी की है। तो अगर आप गर्म पानी से डर रहे हैं या आपको ऐसे लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा आपका मिस्चीवस है, तो बेहतर है कि नेबुलाइजर में नॉर्मल सलाइन डाल के है ना, तो वो मास्क के थ्रू आप दे दें। अच्छा, अब उसमें भी ना बच्चे मास्क से बड़ा परेशान होते हैं, तो पूरा मास्क रख के और ऐसे करके बैंड पहनाने की ज़रूरत नहीं। दूर से आप मास्क दूर रख दें, मास्क को आप हटा लें, वो डायरेक्ट जो नोजल है उसको नाक के सामने रख दें, इट ऑल वर्क्स द सेम। ठीक है, तो आप उसको नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। और अगर नॉर्मल सलाइन से भी खांसी यूजुअली नॉर्मल सलाइन से रिस्पॉन्ड नहीं करती, सिर्फ नज़ला रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो खांसी के लिए फिर उसमें कुछ दवाइयाँ आती हैं जिनके मैं अगेन नाम नहीं लूँगी वरना लोग डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन। सेम मेडिसिन तो यूज़ नहीं हो सकती फॉर ड्राई कॉफ एज वेल? इज द सेम,
दोनों में हो सकती है, क्योंकि ड्राई कॉफ और प्रोडक्टिव कॉफ दोनों ही एलर्जी से होते हैं यूजुअली, जो लॉन्ग टर्म होते हैं ना, वो यूजुअली व्हाट पीपल डू इज वो एक ही एंटी एलर्जी की से एक डॉक्टर ने बताई तो वो सब वो यूज कर लेंगे, पूरा खानदान ले लो ये एंटी एलर्जी ले लो, इससे तो हमारा भी ठीक हो गया था, आप भी ले लेना। अ वेरी बिग मिथ ना करें, मतलब डॉक्टर। और दूसरी बात ये कि प्रोडक्टिव कॉफ अगर है ना, मतलब बलगम के साथ खांसी होती है, तो उसमें अगर ग्रीन आता है या पीला आता है या खुदा न खास्ता ब्लड या डार्क ब्राउन ऐसा कलर है, प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि इसमें फिर हमारे यहाँ एक बड़ी कॉमन चीज़ है टीबी, है ना। तो टीबी का भी ख्याल रखें, बच्चों को भी टीबी हो जाती है, वेट लॉस अगर हो रहा है, वज़न कम हो रहा है, उसके साथ बलगम के साथ खांसी है, नहीं जा रही, बच्चा कमज़ोर होता जा रहा है, डॉक्टर के पास जाए। It's been months कि हम एंटी एलर्जी दिए जा रहे हैं और इतनी पुरानी खांसी हो रही है, फिर it ends up in like chronic condition. It is disastrous. मैं I personally feel कि जिनकी जो अम्माएं देख रही हैं उनको तो पता है कि बच्चे बीमार होते तो फ़ौरन भागें, बिल्कुल टाइम ना लें, Don't delay the thing that's going on. और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है situation. अच्छा, ये तो एक चीज़ होगी। दूसरा एक मसला जो है वो पेट का ख़राब होना, उल्टियाँ या ये एक बहुत बड़ा मसला है कि डायरिया हो रहा है। अब मुझे बताए पेट के जो इन्फेक्शन है उसमें क्या करना चाहिए? देखिए अगेन पेट में जो है वो इन्फेक्शियस डिजीजेस अलग हैं, जिसमें आपको कीड़े लग गए या बैक्टीरिया या वायरसेस, वो अलग है ना। और क्रॉनिक मतलब बहुत अरसे तक पेट के मसले, इनडाइजेशन, गैसेस, पेट फूलना, कब्ज रहना, इसके बारे में जो है ना मोती खान आपको बताएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली डाइट ऑल ट्रिगर्स द डाइट एक्चुअली लेके पेट का मामला, इन्फेक्शन है, फूड पॉइजनिंग, क्योंकि बाहर का कुछ खाया था, पेट खराब हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब डायरिया हो रहा होता है ना, उसमें आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे होते हैं, सोडियम, पोटेशियम बहुत, और उसमें फिर ये होता है कि बच्चे या जो भी पेशेंट है वो वीकनेस की तरफ जाता है, क्योंकि बॉडी की नमकियात कम हो रहे होते हैं। उसको सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आप ORS है या आप सिंपल पानी उसको रिससिटेट करें, पानी बहुत पीजिए। डायरिया में अक्सर लोग जूसेस दे देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए डायरिया में जूसेस, बिकॉज डायरिया में जूसेस बिल्कुल भी ना दें। जूसेस की वजह से आंतों में जब शुगर आता है ना, तो वो डायरिया के जो एक फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा देता है, वो फ्लश करेगा तेजी से बिकॉज ऑफ ऑस्मोलैरिटी, एक कंडीशन होगी वो ORS में जस्ट राइट होता है शुगर, तो ORS इज लाइक सोडियम एंड शुगर सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, सो इट डजंट सोडियम एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो उसकी वजह से वो उसको रिप्लेस करता है। बट जहाँ जूसेस या थिकन्ड शुगरी हाई सोर्बिटोल कंटेनिंग कुछ मेडिसिन होती हैं, सिरप्स होते हैं, जूसेस होते हैं, सबसे पहले जूस देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा सोल्यूशन डायरिया को ट्रीट करने के होता है कि आप लो रेजिड्यू डाइट लें, जिस डाइट में फाइबर ना हो ज़्यादा। खिचड़ी हो गई, राइस, ब्रेड हो सकती है, बटर भी दे सकते हैं, एग भी दे सकते हैं, योगर्ट दे सकते हैं, वेरी गुड फॉर डाइजेशन एंड फॉर इंटेस्टिनल, बिल्कुल। अगेन उसके बाद आपका बनानास हैं, जेली आपने बच्चों को बना दी, यखनी दे दी, जस्ट ठीक है, जस्ट टू कंप्लीट द इलेक्ट्रोलाइट एंड बैलेंसेस। इवन सिर्फ ये खिचड़ी या दलिया वाली खाने नहीं है जो कि डायरिया में देना चाहिए, यू कैन गिव लाइक अच्छा, बस लोग चिकन का पुलाव बना दिया, डायरिया कम करने के लिए खाना रोक देते हैं बच्चे का। देखिए इट्स अ वेरी बिग ड्रॉबैक, क्योंकि उसमें बच्चा उस वक्त ऑलरेडी बहुत चीज़ों में डेफिशिएंट हो रहा होता है, तो खाना अच्छा नहीं आएगा, वो उसकी फिर मैल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन आ जाएगी। उसको मेजर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स चाहिए थे डेली की इंटेक के, वो बहुत एकदम से कट डाउन होते हैं, तो वो लेथार्जिक हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, निढाल हो जाएगा। फिर कहेंगे भी डॉक्टर के आप इसमें कोई ड्रिप लगा दें मल्टीविटामिन्स की, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाइयाँ तो खैर करेंगी काम, बट वो ड्रिप लगा के वो समझते हैं सब कुछ कवर हो गया। नॉर्मल वे ऑफ गोइंग अबाउट थिंग्स इज ऑलवेज इजियर, इट्स ऑल डायरिया, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड फूड पॉइजनिंग की कंडीशन है, तो डाइट। वो बच्चे खासतौर पे जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है हमेशा, कॉन्स्टिपेशन में फिर ये होगा कि आपको पूरे दिन में देखना होगा बच्चे की जो फ्लूइड या पानी का इंटेक है वो कितना रहा, ठीक है। उनकी डाइट में कहीं मैदा, चावल, बर्गर, बाहर के कोई खाने, बाहर की रोटियां, उसका इंटेक ज़्यादा तो नहीं है जी। उसके अलावा जो है हिडनली बच्चे कुछ बाहर से टेक अवे मंगवा के खा लिया, कुछ भी कर लिया, वो ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें फाइबर नहीं होता। फाइबर इज़ व्हाट, एक चक्की वाला आटा है जिसमें ब्रान या भूसा मिला हुआ होता है, वो फाइबर रिच आटा है जो कि कॉन्स्टिपेशन में या कब्ज को ठीक करता है, ठीक है। एक वाइट या छना हुआ आटा आता है जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन होता है। अच्छा, क्या दूध से कॉन्स्टिपेशन होता है? इट डजंट, नो। डब्बे वाले दूध से भी नहीं छोटे बच्चों को? नहीं, इट डजंट। इफ यू नो द कॉम्पोजिशन, जो टाइप ऑफ फॉर्मूला मिल्क आप बच्चों को दे रहे हैं उसमें फाइबर कंटेंट देख लीजिए। अच्छा। बच्चों के वेट के हिसाब से फाइबर कैलकुलेट होता है, लाइक 3-5 ग्राम्स अ डे ऑफ अराउंड 5 to 6 इयर्स ऑफ बच्चे जो होते हैं। बाकी अगर वो कुछ नहीं खा रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से, उनको एक्टिविटी करवाएं, फिजिकल एक्टिविटी, ब्लड सर्कुलेशन कराएं, और फ्रूट्स,
ठीक है, जिसमें पपाया, एप्पल है, स्किन के साथ जो भी सीजनल जूसेस नहीं, फ्रूट जूसेस नहीं, फ्रूट जूसेस, उसी के अंदर फाइबर भी है। अगर आप जूस पिलाएंगे तो अगेन वही शुगर कंटेंट है, फाइबर यू मिस आउट ऑन। अच्छा, आप डॉक्टर फरीदा बड़ों की तरफ भी आते हैं, बड़े बेचारे बड़े मासूम होते हैं जब बीमार हो जाते हैं, खास तौर पर आई थिंक मासूम होते हैं जब बीमार हो जाते हैं, उसी वक्त होते हैं, वरना नहीं होते, बता रही आपको। लेकिन जब मेजर इश्यूज हैं, प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, शुगर की, तो अगर इस हवाले से भी देखें तो क्या कहेंगे आप, व्हाट शुड वी डू अबाउट इट? देखिए, इन सारी ही चीज़ों में, जिसको एक तरह से डॉक्टर्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि मोटापा, ओबेसिटी, दूसरा कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर और शुगर, ये सब चीज़ें मिल के जो है वो ये सिंड्रोम बनाती है, जो कि आपको एट हाई रिस्क डालता है हार्ट अटैक होने के, खुदा न खास्ता फालिज होने के। ठीक है, तो इसको सबका अगर आप डाइटरी वो देखें ना, तो मोती खान बताएंगी कि डाइट का सब में एक ही, क्योंकि इसी से आप मैनेज कर सकते हैं, ये मतलब वो बैलेंस डाइट नहीं होता है, राइट? क्योरेबल, हाँ, ऑब्वियसली क्योर नहीं होता है, कंट्रोलेबल होता है। तो इस पे हम जरूर, आप अगर इफ यू कैन शेड सम लाइट, ए प्रिवेंटिव बताइएगा और दूसरा ऑफ कोर्स क्योरेबल बताइएगा। श्योर, बिल्कुल। एक तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ठीक है? तो उसमें सबसे पहले इफ वी सी अ मेटाबॉलिक कंडीशन में डॉक्टर फरीदा के पास जाने से बेहतर है मोती खान के पास। नहीं, हम प्रिवेंशन करते हैं। नहीं, दैट्स अ मिथ अगेन। अगर मैं डाइट से ट्रीट करूंगी तो मेडिसिन इज नॉट गोइंग टू वर्क। हाँ, बिल्कुल। तो अगर डाइटरी मैनेजमेंट इफ वी सी इंडिविजुअली या मेटाबॉलिक, तुम कलेक्टिवली अगर देखें, तो अगर किसी का वज़न ज़्यादा है और उनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो उनको ऑटोमेटिकली डायबिटीज़ कैच कर लेंगे। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जो स्टैंडर्ड एक गाइडलाइन है कि आपको हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट्स वॉक करना है। इसमें जॉगिंग हो सकती है, इसमें ब्रिस्क वॉक हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो आप हफ्ते में 5 दिन करें और 30-40 मिनट्स एटलीस्ट करें। अच्छा, ये घर के अंदर भी हो सकती है, यू कैन गो टू जिम, पार्क, कहीं आप, इट्स अप टू यू। सेकेंड, अपनी डाइट के अंदर जो 3 मील्स हैं उनको डिवाइड करें। अगर आप ब्रेकफास्ट सुबह 9 बजे करें तो इट शुड बी एट 9 AM अर्ली, डेली, रोज़ाना फिक्स होना चाहिए, विद ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, एग है। डिसिप्लिन करनी है अपनी ज़िंदगी, डिसिप्लिन करना है। अगेन, लेट नाइट जो लोग खाना खाते हैं, it's hell. It's a killer. Because it's a killer itself. Because जब आप लेट नाइट खाना खाते हैं तो आपका एक वेट पुट ऑन करेंगे, प्लस आपका कोलेस्ट्रॉल और बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज्म्स चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस ऑल्सो। तीसरा, जो फास्टिंग ब्लड शुगर्स है डायबिटिक्स के लिए, उनकी हमेशा फास्टिंग शुगर बढ़ी हुई देखी है मैंने, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो लेट नाइट खाना एटलीस्ट इस तरह रखें कि अपना आप रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले खा लें। सोने से 3 घंटे पहले 7 to 8 PM तक आपका डिनर हो जाए। अगर आप 10-11 बजे सोएं। हाँ, बिल्कुल। देन यू हैव एन एज कि आप अगर आपने दिन भर वॉक नहीं की, जॉब पे थे, जो भी था, तो आप अपने रात के खाने के 2 घंटे बाद भी वॉक कर सकते हैं। ओके, 30 मिनट्स का वॉक लिया और आप सो गए। अगेन, डाइट में सैलड्स को ज़्यादा रखना है, फ्रूट्स, जूसेस नहीं बता रही हूँ बिकॉज अगेन डायबिटिक्स आर नॉट सपोज टू टेक जूसेस। तो शुगर के मरीज जूसेस से भी एहतियात करेंगे, अगर उनको हार्ट, हाँ बिल्कुल अवॉइड करेंगे, जूसेस अवॉइड करें, बिल्कुल, क्योंकि इससे बेहतर है वो फ्रूट सैलेड या फ्रूट्स कंटेन दिन में 2 से 3 दफ़ा अलग अलग टाइम से फ्रूट रखें। अपनी डाइट में चावल को थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम रखें। अच्छा, बहुत ज़्यादा चावल भी अगर देखते हैं तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्टार्च एंड बिल्कुल अगेन, और हमारा स्टेपल फूड इज रोटी एंड चावल ऑल द टाइम, ठीक है ना? तो इफ यू टेक ब्राउन चपाती या भूसे वाले आटे की रोटी अगर आप अपनी डाइट में तीनों टाइम रखते हैं तो वो फिर हेल्दी है। विद अ बोल ऑफ सैलेड। अगेन, अगर आप बहुत ज़्यादा मटन या बीफ नमक कम करना चाहिए, बिल्कुल। रॉ खाने पे रॉ सॉल्ट मत डालें, किसी भी खाने पे अगर आप कच्चा नमक डाल के अंडा, जब अंडा फ्राई करके खाते हैं, एग फ्राई जब खाते हैं तो उसमें हम नमक ऊपर से डालते हैं, दैट इज डेंजरस बिकॉज इट ट्रिगर्स ब्लड प्रेशर। और जो हमारे यहाँ थोड़े से फ्लेवरिंग्स हम खानों में ऐड कर लेते हैं, कुकिंग में काला नमक चना ऊपर से डालना नॉट रिकमेंडेड। नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करें और उसी को खाने में कुकिंग के बीच में यहाँ पे इतना मीडियम डालें कि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाना ना लगे, चखते ही से पहले सॉल्ट आ रहा है मुंह में। इतना सॉल्ट कम होना चाहिए कि आपको बहुत बाद में पता चले। जिन लोगों को पूरी किडनी के प्रॉब्लम्स भी होते हैं या ब्लड प्रेशर के साथ, उनको इतना कम नमक दिया जाता है कि उनको खाना वो नहीं खा रहे होते ज़्यादा। सो यू कैन रिप्लेस योर, उसमें आप सिरका, लेमन जूस डाल के उसको फ्लेवर कर लीजिए इस तरह। फ्रूट आर गुड ऑप्शन, लस्सी, कोल्ड मिल्क या एनी काइंड ऑफ लाइक हिसाब से खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं। आई थिंक ये हमें बात समझ में आ गई है। डॉक्टर फरीदा, मुझे बताएं, वायरल अगर इन्फेक्शन के हवाले से बात करते हैं तो क्या मलेरिया, टाइफाइड ऐसा कुछ है? आजकल सुनने में आ रहा है कि कई दफ़ा हमारे वैक्सीनेशंस भी बच्चों के मिस आउट हो जाता है, उस हवाले से बताइए। लेकिन गुजारिश है मुझे ब्रेक पे जाने के लिए। हाँ जी ले लें ब्रेक, मुझे पता है ब्रेक की बात करनी, तो मैं चलती हूँ ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे, डॉक्टर फरीदा से पूछेंगे कि आजकल वो कौन सी बुरी बीमारियाँ हैं
जिससे हमें अपने बच्चों को वैक्सीनेट भी रखना है, अपने आप को भी वैक्सीनेट रखना है और उनकी प्रिवेंशन और फिर क्योर क्या है। सो स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। सवाल छोड़ के गई थी कि आजकल क्या क्या बीमारियां हो रही हैं। तो डॉक्टर फरीदा, मेजर बीमारी की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड द ईयर तो ऐसी काफ़ी चीज़ें नज़र आती हैं। आजकल ज़्यादातर पेशेंट्स किन मसलों के साथ आ रहे हैं? देखिए, गर्मियों की बीमारियां जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं सर्दियों की बीमारियों से। जैसे सर्दियों में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम ज़्यादा होते हैं, तो गर्मियों में पेट की डिजीज़ मतलब पेट की बीमारियां, पेट के इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। रीज़न भी कि गर्मी में चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं और ख़ासतौर पर आप बाहर से खाना खाते तो उसकी वजह से जो बीमारियाँ होती हैं ना वो बड़ी कॉमन है। जैसे पेट ख़राब, लूज़ मोशंस की हमने ऑलरेडी बात की। फिर उसके साथ टाइफॉइड, वो भी खाने से होता है। टाइफॉइड भी खाने से होता है। पानी से वाटरबॉर्न डिजीज भी, वाटर भी है और खाने से भी होता है। कॉलेरा है, वो भी खाने से होता है, पानी से होता है। दूसरा जो है वो यानी जो भी पेट के इन्फेक्शंस है ना, ये सारी चीज़ें, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ए, नॉट BNC, ए जो है वो खाने से होता है, पानी से होता है ना। तो ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन हो जाती हैं। मलेरिया थ्रू आउट द ईयर रहता है। अच्छा, उसका सीजन नहीं, मच्छरों के ऊपर जनरली मलेरिया डिपेंड करता है कि आप किस इलाके से आ रहे हैं, वहाँ पर मच्छर आजकल कितने हैं, है ना। तो उस हिसाब से डेंगू भी अब ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि साल में हर मंथ में एक आध दो आ ही जाते हैं, मगर गर्मियों में जाहिर है कि ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद ऑल ऑफ दैट। चिकन पॉक्स के हवाले से बताएंगी, पिछले दिनों टाइफॉइड और चिकन पॉक्स के वैक्सीन्स भी गायब थे मार्केट से। हाँ, ये चिकन पॉक्स जो है वो कोई सीजनल नहीं होता, जनरली पूरा साल ही हमें नज़र आता है। और ये यूजुअली यही होता है कि किसी एक को हुआ ना तो फिर वो उसके काफ़ी सारे आसपास के लोग अफेक्टेड। डॉक्टर फरीदा, ये मोस्टली बच्चों में देखते हैं हम या बड़ों में भी नज़र आता है? बच्चों में भी होता है और बच्चों में लेस सिवियर होता है। जब बड़ों में होता है तो फिर ज़्यादा सिवियरिटी होती है उसकी। अच्छा, इज इट अ मिथ कि अगर एक दफ़ा हो जाए तो वापस नहीं हो सकता? नहीं, दैट्स नॉट अ मिथ, ये रियलिटी है। इट्स अ फैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ फैक्ट। मीजल्स, चिकन पॉक्स दोनों ही ऐसी डिजीजेज है जो अगर एक दफ़ा हो जाती हैं तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी उसकी ऑलमोस्ट होती है। क्या है ना कुदरत में सीरियसली सिर्फ एक चीज़ जो है वो चिकन पॉक्स के एक दफ़ा होने के बाद वापस ये हो सकती है कि चिकन पॉक्स अपने कुछ जरासीम जो है ना आपकी नर्व्स में छोड़ के चला जाता है। तो आफ्टर मैनी ईयर्स अडल्ट्स में या कभी कभी बुजुर्गों में भी एकदम से कोई एक एरिया में सिवियर पेन शुरू होता है और उसमें छोटे छोटे से रैश, बिल्कुल चिकन पॉक्स किस्म के, लेकिन इन ग्रुप्स निकल आते हैं। उसको हर्पीस कहा जाता है। अच्छा, ओह माय गॉड, देखें ज़रा ये कैसी चीज़ें हैं ना। समटाइम्स इसीलिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसीलिए। अच्छा जी, हमारे साथ हमारी आज की थर्ड गेस्ट है वो भी आ चुकी हैं। वो यहाँ नहीं बैठी हैं, वो हमारे साथ काउंटर के पीछे बैठी है और मैं इस ब्रेक के बाद जाके उनसे मिलूंगी भी, लेकिन आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ। शी इज़ अ हर्बलिस्ट, हम बहुत बुलाते हैं, उनको बहुत तंग करते हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर फराह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फराह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आज किन बीमारियों के हवाले से हमें बताने वाली हैं आप? जी, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। लास्ट प्रोग्राम में भी हमने यही बात की कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से आपको पता है हार्ट प्रॉब्लम है, तो खून किस गाढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक या इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। खून को हम पतला कैसे कर सकते हैं, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। शुगर जो है उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हर्ब्स के थ्रू, उस पर भी बात करेंगे। और घर में से ही आप अपने किचन से कोई स्पाइस निकाल के आप डायरिया कैसे कंट्रोल करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो ये तमाम चीज़ें कैसे होना है वो तो हम बताएंगे आपको बिल्कुल, लेकिन एक वक्त है एक ब्रेक का, तो ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, फिर डॉक्टर फराह की तरफ मैं भी चले जाऊँगी ताकि कुछ सीख सकूँ। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे हम सब कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत सीख लें अपने एक्सपर्ट से। तो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस टाइम पे इस वक्त हम इनके साथ डॉक्टर फराह के साथ यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं और ये हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें बता रही हैं। एक तो आपने कहा, आप बता रही है खून को पतला करने का तरीका। जी बिल्कुल। और वो क्या करेंगे हम? जी, ये चिरायता होता है हमारे पास। चिरायता, ठीक है। चिरायता ये जड़ी बूटी बहुत कड़वा होता है। ओके, ठीक है। स्मेल होती है इसकी? स्मेल होती है, कड़वी स्मेल होती है। ठीक है, इसकी कड़वी स्मेल होती है।
मुझे साइनस है। ओके। अच्छा, ये चरायता है, गर्मियों में खासकर ये पीते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि मतलब 15 दिन में एक बार आप कड़वी चीज़ ज़रूर लें। ओके, ठीक है। तो ये चरायता, ये आम भी आप पी सकते हैं। अगर किसी का खून बहुत गाढ़ा हो गया है तो उसकी वजह से ये हम इसको 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें हम ये इतना चरायता डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। बेसिकली इसको हम रात में भिगो देते हैं, मिट्टी के प्याले में भिगोना है इसको। ठीक है, ठीक है, ये इसकी टेक्निक है। इसको मिट्टी के प्याले में भिगोएंगे, उसी पानी को हम बॉईल करेंगे। ठीक है, ठीक है। बॉईल करके इतना है कि अगर 1 कप है तो उसमें हाफ कप रह जाएगा। ओके, ठीक है। हाफ कप वो आपने ठंडा करके, अगर आप नहीं पी पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मतलब बहुत कड़वा होता है ये। ठीक है। तो उसमें आप थोड़ा सा शहद मिला लें। ओके, डन। तो ये इससे अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो बड़ी जल्दी उसका मसला हल होता है। अगर एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब हार्ट का पेन होता है, सर हमने देखा है, तो वो एकदम सांस रोक के बैठ जाते हैं। तो ये मतलब रिसर्च के थ्रू ये पता ये चले कि जब सांस आप कोशिश करें कि आप सांस को ज़ोर से लेने की कोशिश करें, जब वो अटैक होता है वो उस टाइम रुक जाना उसका लिए होता है कि वो रुक सकता है। डॉक्टर फरहा एंड डॉक्टर फरीदा इज ऑल्सो हियर। यहाँ पे मैं एक बात तो ज़रूर कंफर्म आप लोगों से भी कराना चाहूँगी। मैंने ये सुना है कि गॉड फॉरबिड किसी को अगर हार्ट अटैक हो रहा होता है या होने वाला होता है और पेन होता है, दे शुड कॉफ अ लॉट, खांसी करे। कहते हैं खांसी करते तो हार्ट को वो एक किक स्टार्ट मिलता है। किक स्टार्ट मिलता है। इज इट ट्रू? एटलीस्ट हॉस्पिटल तक पहुंच जा सकते हैं, दैट्स व्हाट दे से। ऐसे कोई मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म रिसर्च कहें तो वो ऐसा कुछ नहीं बताती कि उससे कोई डेथ प्रिवेंट हो सकती है या आपकी आगे जाके वो बीमारी को आप रोक सकते हैं। तो करने में कोई हर्ज नहीं है, एटलीस्ट इट वोंट हार्म यू। लेकिन अगर इतना टाइम मिले आपको और इतना बट मतलब दैट कंडीशन, अगर आप अकेले हैं और आपको लग रहा है कि ऐसे सिम्टम्स आए हैं, यू आर गोइंग टू हैव कार्डियक अरेस्ट, तो दैट कंडीशन यू नीड टू कफ इट आउट ऑल बाय योरसेल्फ। खुद आपको खांसना है टू प्रिवेंट दैट। दैट्स एक्सेलेंट। तो यू एग्री विद इट? डॉक्टर के पास तो जाना कर देने बेहतर है बनिस्बत बैठ के कहेंगे कुछ भी ना करें। तो ऑलवेज ट्राई, क्या पता बच जाए, बचत हो जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। दूसरा हम जो है वो ये है आपके पास सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, ठीक है, ये घर में मौजूद होता है। बिल्कुल। आपने इसका 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी के अंदर आपने हाफ, अभी हम बनाएं, आप बिल्कुल बनाएं। ठीक है। तो हमने इसको इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है जी। चरायता पानी वाला चरायता हमने, ठीक है, ये तो डन। ठीक है, ये डन हो गया। इसको हमने क्योंकि ये रात को मैंने बताया कि रात को इसको आपने जो है वो भिगो देना है और सुबह इसको हमने बिल्कुल ठीक है बॉयल कर लेना। अग्रीड, राइट। अच्छा जी, ये एक आपने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया। इसको मैं अगर यहाँ ले आऊँगी, हाँ जी, तो बिल्कुल, आवाम देख सकेगी कि यहाँ हो क्या रहा है। सही है। इसमें 1 टेबलस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है। ठीक है, ठीक है जी। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसको बॉईल कर लेंगे। ठीक है। इतना है कि अगर 2 गिलास पानी है तो 1.5 गिलास या 1 गिलास पानी रह जाए। वो वक्फे से अगर आप बच्चे को देते रहेंगे तो जो डायरिया है वो बड़ी जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। सफ़ेद जीरा का पानी? सफ़ेद ज़ीरे का पानी। ओह, हम जैसे लाइक सौंफ का पानी होता है, इस तरह सफ़ेद जीरा का पानी। जी, ये बहुत जल्दी डायरिया को कंट्रोल करता है। ठीक है। ठीक है जी। इसको एक फ्रेंडली भी है ना। जी, जीरा इटसेल्फ इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन टू। इसमें मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है कुछ जीरे के अंदर। सफ़ेद जीरा, जी, तो सफ़ेद जीरा क्या फाक ले तो अच्छा रहेगा? वो भी अच्छा था, बट मैकेनिज्म चेंजेस। छोटे बच्चों को आप कैसे वो बच्चों के लिए तो वो दे रही है, बट अगेन द वे शी इज टेलिंग इज बेटर। तो ऐसे ही करें, बड़े भी ऐसे ही करें। बड़े भी ऐसे करें, इसको बिल्कुल। पानी में उबाल लें, ठंडा करें और ठंडा करके चाय की तरह थोड़ा थोड़ा कावा ले बना के सकते पी लें। हैं। अच्छा जी, पुदीना इज गोइंग टू है हेल्प आल्सो। ठीक है, पुदीना इज गोइंग टू हेल्प आल्सो। पुदीना इज आल्सो गोइंग टू हेल्प अस। ठीक है जी। पुदीना जो है वो उसका टेस्ट बच्चे वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो ये इसका टेस्ट ऐसा है कि बच्चे आराम से ले सकते हैं। अच्छा, आपके पास है हरा धनिया? नहीं, हरा धनिया नहीं है, मिज़र्स है। अच्छा, ये नीम के पत्तों का पाउडर है। ओह, ठीक है जी। अच्छा, ये आपने लिया। बिल्कुल हरा धनिया के रंग का है वैसे ये। अच्छा, वो सारी हर्ब्स आपको एक जैसी लगेंगी क्योंकि पत्ते जब ड्राई हो जाते हैं तो वो आपको सेम कलर ही दे रहे होते हैं। क्या नाम बताया आपने? वो ये नीम के पत्तों का पाउडर है। हाँ, ठीक है जी। ये है मुलट्ठी। मुलट्ठी का पाउडर है। ठीक है, सेम क्वांटिटी में हमने लिया दोनों को और इसमें हमने ऐड कर दी थोड़ी सी हल्दी। ठीक है। 2 पिंच कह लें आप। हल्दी इज आल्सो वेरी गुड। हल्दी हीलिंग के लिए हल्दी इज वेरी एंटी इंफ्लेमेटरी है। सही बताया मैंने? बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल सही बताया आपने, आप पास है। पास हो गई हैं। ठीक है जी। ये इसको हमने मिक्स किया। नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्तों का पाउडर है, मुलट्ठी का पाउडर है और हल्दी है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। ओके, ठीक है जी। 1 चम्मच आप पानी के लिए इसको एक पेस्ट बनाएंगे।
जिन बच्चों को खसरा होती है, खसरा कम से कम अपने 7 दिन पूरे करता है, बिल्कुल ठीक है, इसको हम उनके ऊपर हल्का हल्का पेस्ट करेंगे। अच्छा जी, ये ऊपर से लगाने वाली चीज़ लगाने वाली चीज़ है। इससे ये होगा कि बच्चों को उसमें बहुत ज़्यादा खारिश होती है, वो कंट्रोल होगी, उनको तकलीफ हो रही है, बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, खसरा इरिटेट हो रहे होते हैं, मीजल्स। तो मीजल्स की वैसे भी कहते हैं ना कि जो नीम के पत्ते हैं उससे अगर आप करें तो खारिश कम होती है। चिकन पॉक्स में भी, चिकन पॉक्स अक्सर घरों में पत्ते जो है वो बांध दिए जाते हैं, दरवाजे जहाँ से बच्चे गुजरते हैं, जी वहाँ पे बांध दिए जाते हैं, तो उससे भी उनको काफ़ी क्योर मिलता है। तो यहाँ पे तो नीम के पत्ते हम झाड़ने के बजाय नीम के पत्ते लगा रहे हैं पाउडर फॉर्म में, मुलट्ठी के पाउडर के साथ मिक्स किया हमने, हल्दी के साथ एंड उसको हमने पेस्ट बनाया और उपटन की तरह लगा दिया। एम आई राइट? यस। मॉइस्चराइजर में डाल के लगा सकते हैं, बेबी लोशंस में डाल के, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और इसको कितनी देर तक रखना है? इसको आप थोड़ी, ये तकरीबन 10 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा। ओके, ड्राई हो जाए उसके बाद आप इसको हल्के हाथ से, मतलब पफ कोई कॉटन ले लें या झाड़दनी कॉटन ले लें, उसको आराम से साफ कर लें। ठीक है, ओके, ठीक है जी। ये और मार्क भी नहीं रहेगा फिर मीजल्स के? नहीं रहेगा, उससे ये खत्म हो जाएगा। और ये आप उसमें भी यूज़ करते हैं जिनके मार्क्स रह जाते हैं, अभी नहीं अभी हम चिकन पॉक्स में, जी उसमें भी अगर आप यूज़ करते हैं चिकन पॉक्स में, तो जो उसके निशानात मार्क्स रह जाते हैं वो नहीं रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं हम शुगर की तरफ। शुगर, करेले का जूस आपको पता है कि अगर पी लें तो बेहतरीन चीज़ है शुगर वालों के लिए। कड़वा होता है ना ये? कड़वा तो मैंने अभी आपसे कहा एक कड़वी चीज़ पीनी चाहिए, लेकिन यहाँ हम पी नहीं रहे हैं। यहाँ हम क्या करेंगे कि हम इसका बनाएंगे जी हलाल कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। अच्छा जी, इसको काट के पूरा का पूरा ऐसे ही काटना है, इसको पीना नहीं है। इसको मैं बताती हूँ। ओके, ऑलमोस्ट 3 ग्लास ऑफ वाटर डाला आपने, ठीक है। इसको हम ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं या जिनको शुगर के हवाले से जानना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ पे अभी तक हमने करेले को पानी के अंदर डाला है। 3 कप पानी के अंदर करेला 1 काट के डाला है हमने। आप ये कर लें? नहीं, बस ये हो गया। ओके, अभी हो अच्छा देखें, ये हम निकालेंगे इसको एक टब के अंदर, ठीक है जी। ओके, एक टब में निकालेंगे, इसमें थोड़ी सी बर्फ़ ऐड करेंगे, आइस ऐड करेंगे। इसके अंदर पैर भिगो के बैठना है। पैर डालना है? पेडिक्योर कर रहे हैं हम इसके? नहीं, ये पैर डाल के इसमें आपने बैठना है। इसमें आइस, इसमें बर्फ़ भी डालनी है। कम से कम अगर आप डेली इसके अंदर 15 से 20 मिनट पैर डुबो के बैठेंगे, इसको मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करेंगे, तो वो आपकी शुगर बड़ी जल्दी कंट्रोल करेगा। नहीं, सिर्फ पाउडर डालने से? जी, सिर्फ पाउडर डालने से। तो ये करके देखें तो इंशाल्लाह ये टोटका आप अपने तमाम शुगर के मरीज को बता दें। करेले के जूस ना भी पिए, एटलीस्ट टब के अंदर पानी डाल के बैठ जाएं। मैं इसलिए बड़ी खामोशी से बैठी हुई हूँ क्योंकि जब तक मैं आजमा नहीं लूंगी, मुझे उसके लिए डायबिटीज पहले तो हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। नहीं, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि जिसको हमने पेशेंट्स को दिया है और क्लिनिकल आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास इसके बिल्कुल रिजल्ट्स आए हैं। इसके सिम्टम्स जो है वो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल, लेकिन अपार्ट फ्रॉम उसके बाद हम ये बता रही हैं बिल्कुल। और इसमें अगर एविडेंस बेस्ड रिजल्ट्स हैं, लोगों के क्योर हुए हैं, तो उसमें और पीछे मेडिसिन का और डाइट कंट्रोल और वॉक का भी बहुत कंट्रीब्यूशन होगा, इंक्लूडिंग दिस। तब जाके बहुत अच्छा मेरे ख्याल से पेशेंट्स का डायबिटीज कंट्रोल आ सकता है। एब्सोल्युटली, इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल चीज़ है, सो दे कैन डू इट including all other things also. As far as आप पीने को नहीं कह रही हैं तो I wouldn't mind पैर डालने के लिए। वेल मैंने पहले कहा जो लोग पी सकते हैं वो इसको लाजमी पिए, क्योंकि ये हर चीज बहुत सारी चीजें। करेले के जूस तो शुगर पेशेंट्स को it's a kind of a detox water again. लेमन स्क्वीज किया, जिंजर डाला, ड्रिंक इट। मैं रेकमेंड करूँगी कि जब भी आप पीने का इरादा भी रखते हो ना, प्लीज़ अपने डॉक्टर को आके बताएं, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली आपको बताती हूँ कि एक पेशेंट मेडिसिन पे थे और उनको इसी तरह किसी ने कहा कि करेले का जूस पिए। उन्होंने पिया और वो इंसुलिन पर थे बेसिकली, तो वो बेहोश आए क्योंकि उनकी शुगर एकदम से इतनी डाउन हो गई कि उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि अचानक क्या हुआ आपका, तो अनकंट्रोल चल रहा था। तो उन्होंने कहा मैं इंसुलिन ले रहा था और मैंने करेले का जूस पूरा एक पिया। आई एम श्योर उसने कम की होगी, लेकिन देखिए वो भी नुकसानदेह हो गई। दैट्स द आइडिया कि वो इतना ज्यादा कम हो गया कि अलोंग विद इंसुलिन वो एकदम से। अगेन ये भी चीज हो सकती है कि उसने खाना पीने छोड़ के सिर्फ करेले का जूस ले लिया होगा, दैट कैन अगेन कॉज, तो वो बैलेंस नहीं हुआ। सो यस ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं और हर चीज को साथ लेकर चलना बहुत डिस्कस करना जरूरी है। पेशेंट कोई भी हो, अगर वो हर्बलिस्ट भी आपको कोई चीज बता रहे हैं तो लाजमी है कि आप हर्बलिस्ट भी लेके ही बताते हैं ना। बिल्कुल ये चीज है। अगर आप खुद से आपने कहा नहीं, जिन्होंने अगर एक बताया
लगाया, चले आज मैं 2 करेले डाल लेता हूँ, तो ऑफ कोर्स की वो प्रॉब्लम होती है। और इंसुलिन को आप किस तरह रिकवर कर सकते हैं, काजू हैं वो अगर वो खाना शुरू कर दें दिन में 4-5, तो जो इंसुलिन लोग ले रहे होते हैं वो हमने देखा है कम से कम इस टाइम हमारे 5 से 6 ऐसे पेशेंट हैं जिनको इंसुलिन लग रहा था लेकिन उन्होंने छोड़ दिया लोगों ने काजू खाने की वजह से। वाओ। वैसे काजू के हवाले से ये भी मैंने सुना है कि काजू के नीचे अगर आग लगा दिया जाए तो उसके अंदर से अच्छा खासा ऑयल निकलता है। नेचुरल, बिल्कुल। ये नट्स जितने होते हैं आपकी फैट्स की कैटेगरी में। तो ये अगर मैं हार्ट पेशेंट की बात कहूँ तो काजू इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। इट इज रिकमेंडेड बिकॉज़ इट इंक्रीजेस अ गुड गुड कोलेस्ट्रॉल, एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, लेकिन एक बैलेंस तरीके से, बहुत बैलेंस 5 to 6 नट्स डेली आप खाएं, मिक्स्ड नट्स, अदरवाइज व्हिच इज लाइक अ फिशफुल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कोई ऐसा नट है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? पीनट्स को बहुत ज़्यादा ना लें, कंजम्पशन ज़्यादा नहीं, बिकॉज इट्स वेरी रिच इन ऑयल। तो उसको अपार्ट फ्रॉम दिस के वो गुड ऑयल्स और उसमें गुड फैट्स हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स। व्हाट अबाउट अखरोट, वॉलनट्स? They're very good. They're good too. Yes. They're very good. But you need to have a balance. Again, दिमाग भी तेज बहुत तेज होता है, बच्चों को दिमाग है बिल्कुल exactly. क्या बात है। अच्छा अब और क्या बना रहे हैं? और बस काफ़ी हो गया, बस सारे हो गए आज के दिन सारे के? हो गए। आज हमने 4 चीज़ें बताई, ठीक है। हमने खसा के हवाले से बताया है, डायरिया के हवाले से बताया है, शुगर के हवाले से बताया है, और हमने हार्ट पेशेंट के बारे में बताया कि जो आपका खून अगर गाढ़ा हो जाता है, मोस्टली ज़्यादातर लोग कहते हैं जो खून पतले करने के लिए, और मेरे ख्याल में जो डॉक्टर्स होते हैं ये भी रेफ़र कर होते हैं कि अगर आप दिन में आधी डिस्प्रिन जो होती है उसको अगर आधी आप लेते हैं गिलास में, उसको मिक्स करके तो खून से पतला होता है। बिल्कुल ऐसे भी मेडिसिन भी हैं, बिल्कुल सही। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो मैं और डॉक्टर फराह वापस से सेट पे अपने बाकी 2 मेहमानों को ज्वाइन करेंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो ज़रूर मैसेज करें, हम क्विकली जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। गो ग्रैब योरसेल्फ अ कप ऑफ टी, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, एक ऐसा मसला जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और जिसको शायद हम लोग बहुत ज़्यादा हीट नहीं देते हैं, वो है जिस्म के दर्द के हवाले से। डॉक्टर फरीदा, कमिंग टू यू। ख़वातीन बहुत कंप्लेन करती है कि जिस्म में दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी किधर दर्द हो रहा है, कमर टूट गई है, क्या है ये? कुछ चीज़ें तो डेफिशिएंसीज़ और डाइटरी डेफिशिएंसीज़ की वजह से होती हैं, जैसे ख़वातीन में आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर आपने किसी के कहने पे ज़िंदगी भर के लिए गोश्त खाना छोड़ दिया है तो विटामिन बी डेफिशिएंसी, मतलब बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ की वजह से होता है। लेकिन मैंने जनरली देखा है कि एक बहुत मेन रीज़न है, वो है स्ट्रेस। मतलब हर वक्त स्ट्रेस में रहना, उससे क्या होता है कि आपकी जो नर्व्स होती हैं, आपकी नसें, आपको जो महसूस होने की जो सलाहियत है ना, वो आपकी नसों की वजह से होती है। तो एक तरह से सेंसिटिविटी टू पेन, मतलब दर्द के लिए आपकी हसासियत बढ़ जाती है। तो वही पेन जो किसी को हल्का सा महसूस होता है, आपको जब होता है तो वो बहुत एग्जैजरेटेड, बहुत बढ़ के शिद्दत के साथ होता है। अगेन ये आप जानबूझ के नहीं करते, ये अगेन आपके जिस्म के अंदर कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से, कुछ इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये पेन की हसासियत बढ़ जाती है। तो क्या पेन किलर्स खाने से सही हो जाती हैं ये पेन? नहीं, मैं आपको बताऊं, लॉन्ग टर्म पेन किलर्स जितना अरसे आप खाते रहते हैं, शुरू में 2-4 हफ्ते तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो वो किडनीज के लिए आपके बुरे हो सकते हैं, आपके मैदे की तेजाबियत को बढ़ा देते हैं, अल्सर्स कर देते हैं। तो प्लीज़ अच्छे किसी डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड डॉक्टर हो जाती है ना थोड़ी सी कि आप यू गेट सेल्फ सो इम्यून। जाहिर है अगर आप खाते रहेंगे तो पेन किलर्स तो एक वक्त के बाद वो टॉलरेंस भी डेवलप हो जाती है कुछ पेन किलर्स के लिए, कि फिर वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते। तो बेहतर डॉक्टर के पास जाके डिस्कस करिए, इनका इलाज मुमकिन है, मेडिसिन हमारे पास ऐसी है, ऐसी हम काउंसलिंग करते हैं कि पेशेंट्स बेहतर हो जाते हैं इससे काफ़ी। तो प्लीज़ मतलब इसको इग्नोर ना करें, और अगर जो डॉक्टर्स आपसे कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, घर जाएं, प्लीज़ उन डॉक्टर्स के पास वापस ना जाएं, क्योंकि हर चीज़ का इलाज मौजूद है, हर चीज़ के लिए जो है वो आपको हेल्प किया जा सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके लिए डॉक्टर आपको ये कहे कि इसका कोई हल नहीं मैडम, मतलब आप घर जाएं। मुझे बताएं मोती कि अगर हम बात करते हैं डिप्रेशन की या स्ट्रेस की, ऐसा कोई खाने के लिए अगर हम खाने की बात करें, किसी तरीके से मैं अपने स्ट्रेस या डिप्रेशन को खाने से दूर
कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके साथ डिप्रेशन तभी होता है जब पहले, जो लाइक डॉक्टर सेड कि कुछ पहले से आपके साथ कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, ऑलरेडी यू इन स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन चेंज योर डाइट। आप जो डेली एक तरह से खाना खा रहे हैं उसको चेंज करके देखें। क्या करें? चॉकलेट खा लें, आइसक्रीम्स खा लें? चॉकलेट इज़ वेरी गुड एंटी डिप्रेसेंट। हाँ ना? हाँ बिल्कुल, एंटी डिप्रेसेंट की गोलियां ना खाएं, चॉकलेट्स खा लें, डार्क चॉकलेट लिमिटेड अमाउंट में। ये अगेन डू फिर कड़वी चॉकलेट खिला रही हैं। स्टार्ट हैविंग सम ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां और फ्रूट्स हैं, उससे बाहर निकल आए, लाइट हो जाए, बिकॉज हैवी और अच्छी अच्छी चीजें बताएं भी ना, चॉकलेट्स और केक्स और आइसक्रीम। हाँ, तो यू कैन गिव योरसेल्फ अ ट्रीट वंस अ वीक, हफ्ते में एक दिन कभी डाइन आउट पे चले जाएं बाहर। यू वांट टू ईट समथिंग आउट विद योर फैमिली, तो वो कर लें आपका। लेकिन खैर अपार्ट फ्रॉम दिस, जो नेचुरल चीज़ें आपको जितना बेनिफिट कर सकती हैं वो है, उसमें चॉकलेट है, फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रीन टी है, वाटर को आप ग्रीन टी से भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आप वाटर को फ्लेवर करके ले सकते हैं डिफरेंट तरीके से। इन्जॉय व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, जो घर में आपकी एक्टिविटी है उसमें कुकिंग मेथड्स चेंज करके देखें। हम रोज़ ही एक देसी खाने बना के एक ही रूटीन लाइफ होती है, उससे निकलने के लिए यू कैन ऐड अप समथिंग लाइक डिफरेंट थिंग्स। घर से बाहर निकलें, बिल्कुल निकल जाए घर से बिल्कुल। डाइट एंटी डिप्रेसेंट्स में जब मैं ये अपने पेशेंट से कहती हूँ तो वो कहते हैं मोबाइल स्नैच हो जाते हैं। डॉक्टर साहब उस दिन मैं गई बाहर, आपके कहने पे मोबाइल ले लिया मेरा किसी ने। अब आप भरे पैसे डॉक्टर फराह आपकी तरफ आते हैं। मुझे बताएं, आप जब अगर डिप्रेशन के हवाले से भी बात करते हैं तो कोई हर्बल टोटके होते हैं, या अगर आप अपनी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ प्रैक्टिस करती हो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए? नींद हमारी बहुत कम हो गई है सीरियसली। आप यकीन करें, ये जो शोल्डर्स पेन है, आपकी कमर का दर्द है और ये आपके जो लेग्स पेन है, आप यकीन करें कि नींद कम होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोग आए हैं, ये कहते हैं, उनसे कहा है कि आप 8 घंटे सोना है पूरा हफ्ता और आके बताओ, और बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ा है। मुझे ये बात में नींद पे मैं ऑफ कोर्स डॉक्टर फरीदा आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। पर्सन लाइक मी जिसकी बहुत डिस्टर्ब नींद होती है, बिकॉज बच्चे उठ जाते हैं, कभी कुछ कोई आया, फ़ौरन आँख खुलती है, अगर हम बिट्स एंड पीसेस में ये 8 घंटे मुकम्मल करने की कोशिश करें तो चलता है? देखिए, इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। 24 आवर्स में जो है वो कुछ लोगों के लिए 6 आवर्स स्लीप भी एडिक्वेट होती है और कुछ लोगों के लिए 12 घंटे भी इनएडिक्वेट होते हैं। तो बड़ा डिपेंड करता है कि आपका रूटीन, मतलब जो भी आप जनरली करते रहे हैं उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर अचानक से आप 8 घंटे सोते थे और आप 3-4 घंटे सो रहे, डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ ना। तो मतलब एक रूटीन को जो आप शुरू से कर रहे हैं, जो आपको सूट कर रहा है, वही कंटिन्यू करिए। और अगेन यूजुअली जिस तरह से इंसोम्निया के प्रॉब्लम, सॉरी टू इंटरप्ट, जितने लोग कंप्लेंट्स करते हैं, फीमेल्स खास तौर पे, लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि दे डोंट स्लीप अप। रात को 3 बजे सोती, सुबह 6 बजे बच्चों को लेकर जाना है, स्कूल जाना है, वो सबके लिए उठ गए एंड देयर आउट ऑफ विद योर स्लीप। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये है। उसके अलावा जब भी अगर माँ की गलती से आँख दोपहर को लग जाती है तो 2 बच्चे मिनिमम के 2 वो आके माँ को ज़रूर उठाएंगे और कोई फजूल सी बात कहेंगे, या तो ये बोलेंगे कि मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, या तो ये पूछा जाएगा कि मुझे इसने मारा, एंड यू लाइक दिल धड़कनें तेज हो जाती हैं, कहाँ हूँ मैं, किधर हूँ मैं, क्या हो रहा है। तो जी हाँ, ये मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, मेरे साथ जैसा बहुत होता है और इतना गुस्सा आता है उस वक्त के खुदा के लिए थोड़ी देर के लिए तो सो जाने दो सुकून से। लेकिन ये एक इशू है, आई थिंक हर माँ के साथ ये मसला चल रहा है। तो अगर अब आपकी तरफ आते हैं डॉक्टर फराह, मुझे बताएं पेन और बॉडी पेन्स के हवाले से मुझे ये बताएं, अगर कोई आपके पास कोई टोटका है टू रिलीव जॉइंट पेन्स या अदरवाइज? जी बिल्कुल है। एसेंशियल ऑयल भी हम जो है रेकमेंड कर रहे होते हैं टू मसाज। जी बिल्कुल, उनके साथ एसेंशियल ऑयल जो हैं आपके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं, जिस तरह मैं आपसे बात करूँ, जोजोबा ऑयल है, ठीक है। अच्छा। हमारे पास टी ट्री ऑयल है, इनको हम मिक्स करके उससे मसाज देते हैं। और बिलीव करें कि मेरे पास जो है लोग जो मसाज करते हैं, उनको इतना रिलैक्स मिलता है कि 25 मिनट के मसाज से ही उनका दर्द समटाइम ऐसा होता है कि गायब हो जाता है। वाओ, रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, आपको रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। और बॉडी के कुछ प्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं दैट ट्रिगर योर पेन को, उसको पेन को ठीक करने में हेल्प करते हैं। तो प्रेशर पॉइंट्स ज़रूरी हैं, तो अगर आप कोई एक्सपर्ट के पास जाते हैं, कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं कि आपको यहीं बिठा बैठे बैठे मैं सुला नहीं, दैट्स वेरी ट्रू, में चले जाएंगे, तो ये लाजमी है। आप थाईलैंड चले जाएं, थाईलैंड के मसाजेस आर नोन फॉर इट बाय द वे। तो ये दूसरा ये कि जैसे कि डेफिशिएंसी वाकई आपकी लाइफ में, आप खाना पीना हमारा क्या है, हमेशा ही हम हर चैनल में, हर जगह, हर
कोई लोग भी आते हैं उनसे यही बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास अगर हम एप्पल भी अगर खा रहे हैं तो वो भी अगर डेली आप अपनी लाइफ में एक एप्पल भी शुरू कर लें खाना, तो आप बिलीव करें आपको बहुत बहुत ज़्यादा और हम खा के सिर्फ हम जूसेस की फॉर्म में ले रहे हैं, बस छिलका उतार के खा रहे हैं, चबा के चू करके विद स्किन खाना। अल्लाह मियां ने बत्ती सी एक पर्पस के लिए दिया, उसको इस्तेमाल करना सीखें ताकि वो भी सेहतमंद रहें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जाते हैं, वापस आएंगे, मैसेजेस लेंगे, आप कहीं ना जाएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ अब चूँकि वक्त बिल्कुल कम हो गया, हमारे जो मेहमान हैं वो आप लोगों को मैसेजेस देंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम मोती, आपका क्या आज के दिन का मैसेज होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अपनी हेल्थ के बारे में बहुत कंसर्न रहें, अपनी फैमिली की हेल्थ के बारे में कंसर्न रहें। कहीं भी छोटे से सिम्टम्स, कहीं कुछ प्रॉब्लम दिखती है, डू कंसल्ट द डॉक्टर। और अगर आपको लगता है कि डॉक्टर की मेडिसिन से आपका ट्रीटमेंट ऑब्वियसली अच्छा होगा, बट डू कंसिडर व्हाट यू आर ईटिंग। सो बेसिकली यू आर व्हाट यू ईट। तो हेल्दी जितना डाइट होगा, नॉर्मल बैलेंस मील्स होंगे, आपको कभी भी कोई बीमारी भी नहीं टच करेगी। नॉट इवन यू विल बी लाइक, कहीं आपको बुखार भी नहीं होगा इफ़ यू फॉलो अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल विद हेल्दी डाइट। एंड अगेन एंडिंग अप, फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें। अगर पेरेंट्स आर गुड इनफ इन फिजिकल एक्टिविटी तो बच्चे भी वैसे ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर फरीदा, व्हाट योर मैसेज? आई वुड से कि रादर देन डिजीज़ के क्योर पर हम फोकस करें, प्रिवेंशन पे फोकस करें। इससे पहले कि बीमारी आए उसके रोकथाम की जो है वो प्रेपरेशन करें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत अच्छा सा डॉक्टर जिसे देखकर आपको खुशी होती है और जो आपको स्ट्रेस में ना डालता हो, आप साल में कम से कम अपने फैमिली के हर फर्द को, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, उसको उस डॉक्टर के पास ले जाएं और अपने जो भी स्क्रीनिंग की बात करें, साल में क्या कम बात से कम, कर रही हैं, मतलब कोई मसला जाना नहीं पड़ता है हमें। वही तो इसीलिए जाना पड़ता है ना कि जब आप हेल्दी होते हैं, आपको अपेरेंटली लगता है हम बिल्कुल ठीक ठाक है, उस वक्त आप डॉक्टर की शक्ल नहीं देखना चाहते। और जब बीमारी आती है तो आप हर दूसरे हफ्ते जो है वो पैसे दे के बैठे होते हैं डॉक्टर के पास। तो प्रिवेंशन करिए। साल में एक दफ़ा अगर आप हेल्दी भी अपने आप को फील करते तो अपने कोई रेगुलर टेस्ट या जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो डॉक्टर से जाके पूछिए और अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। ऐसे नहीं कि जो आपसे बात भी करना ना चाहते हो, ऐसे डॉक्टर्स के पास ना जाए। बिल्कुल सही। डॉक्टर फरा, आपका क्या मैसेज होगा आज के दिन का? बिल्कुल सेम कि आपके बाकी आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा कंसल्टेंट कुछ ना जिससे आप बिलीव करते हैं, वो हर्बलिस्ट है, वो होम्योपैथिक है, वो एलोपैथिक है, व्हाटएवर, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, वो आपके फैमिली में आपके बच्चों के साथ थोड़ा सा उसका फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वाइटल फोर्स, जिसको हमारी लैंग्वेज होम्योपैथिक लैंग्वेज में वाइटल फोर्स कहते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप जरासीम से लड़ने के बिल्कुल मुकाबिल खड़े हुए होंगे। अगर आप बिल्कुल अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हैं, मदर्स कहती हैं कि नहीं मेरा बच्चा खा ले, मुझे लग गया, मिल गया, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, आप सामने वाले का ख्याल नहीं रख सकते। क्या बात है, ब्यूटीफुल सेड, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कई दफ़ा सुना है और बोला जाता है कि जो इंसान छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं वो इंसान के जिस्म का सदका होती हैं। तो अगर वो कभी आप बीमार हो जाते हैं ना तो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। सर पे सवार कर लेना कि मुझे तो ये हो गया, ओ माय गॉड अब क्या होगा, यानी इट्स द एंड ऑफ एवरीथिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। अपने जहन को आप बता दें कि हाँ ठीक है, अभी बीमार हूँ, नज़ला खांसी हुआ है या बुखार चढ़ गया है या ये हो गया है, पेट में ख़राब है, दिस टू शैल पास, तबीयत सही हो जाएगी। अपने तरफ से प्रिकॉशंस भी लें, अपनी तरफ से परहेज़ करें। आई थिंक हाफ द बैटल तो आप उसी वक्त जीत जाते हैं जब आप परहेज़ कर लेते हैं। अगर आप दवाइयाँ खाएं लेकिन चीज़ों के हवाले से परहेज़ नहीं करें तो वहाँ फिर दवाइयाँ कुछ नहीं काम आएंगी। तो परहेज़ बिल्कुल करें, परहेज़ के साथ साथ दवाइयाँ भी खाएं। बड़े बूढ़े बहुत सारी बातें कर जाते हैं जिसको हम लोग नहीं सुनते हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि दादियों की, नानियों की बातें सुन लेना, उससे कोई नुकसान नहीं है। तो भले अगेन एज आई सेड, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कर लेना से क्या पता, उन्होंने कहते हैं ना बाल जो हैं वो धूप में नहीं सफ़ेद किए होते हैं, तो शायद इसमें कोई हकीकत हो। ऑफ कोर्स माशाल्लाह इंफॉर्मेशन एज है, हम सब पढ़ते भी हैं, बहुत ज़्यादा वेल अवेयर्ड है। लेकिन आई अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आप सुबह मॉर्निंग शोज़ भी खोलते हैं, इतनी सारी बातें इतने सारे चैनल्स पे होती होंगी कि आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि किसकी बातें, क्या कौन सी बात माने। तो जी हाँ, आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि आप हर बात की अपनी तरफ से भी तहकीक करें और समझें उस बात को। सिर्फ सुनी सुनाई बात पे यकीन ना कर दें। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप समझें
और ऑफ कोर्स अगर आप आपके अपने किसी डॉक्टर के पास जाते हैं उसको वेरीफाई करें, बात करें, किसी दोस्त को जानते हैं, किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो आपको लगता है लर्नड हो, वेरीफाई करें, बात करें, 2 से 3 ओपिनियन लें एंड देन उसको आप अपनाएं ज़रूर। अगर बीमार होते हैं अपने तरफ से गेस वर्क करना खुदारा छोड़ दें, एंटीबायोटिक सेल्फ मेडिकेशन करना छोड़ दीजिए, गो टू अ डॉक्टर, गेट योर सेल्फ ट्रीटेड प्रॉपरली। खुदा ना खास्ता जिन बीमारियों में सच एज डेंगू अगर आपने एंटीबायोटिक्स ले लिए तो बहुत फेटल हो सकता है। इसी नोट के साथ कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को सेहत दे और सेहत के साथ ज़िंदगी दे। सायरा कबीर हमारे बेहतरीन मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।